हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार रुक्मिणी प्रकाशन के दारोगा मुख्य परीक्षा क्वेश्चन गाइड के सेट नंबर 10 के साथ सेट नंबर 10 में जनरल स्टडीज के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और आपके सेट में जनरल स्टडीज का क्वेश्चन पेपर सेकंड में है, तो पेपर सेकंड में जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सेट नंबर 10 का जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस, और जनरल स्टडीज का पहला क्वेश्चन पहला नंबर पर है, चतुर्थ बौद्ध संगति। पहला क्वेश्चन जीएस का पहला क्वेश्चन जो है वो पहला क्वेश्चन ये है सेट नंबर 10 का कि चतुर्थ बौद्ध संगति किस स्थान पर हुई थी। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल किस स्थान पर हुई। ऑप्शन वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगृह, और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो चौथी बौद्ध संगति कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। चौथी बौद्ध संगति कश्मीर के कुंडल वन में, और शासक कनिष्क, कुषाण शासक कनिष्क। तो चौथी बौद्ध संगति कहां हुई थी ये हम लोग का क्वेश्चन है। तो कुंडल वन, कश्मीर का कुंडल वन, और जो इस ऑप्शंस में नहीं है, तीन ऑप्शंस में नहीं है, चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो वो ऑप्शन होगा, तो आंसर हो जाएगा डी। तो कुंडल वन कश्मीर कनिष्क के काल में चौथी बौद्ध संगति का सभापति कौन थे? वसुमित्र। और चौथी बौद्ध संगति में उपसभापति का भी नाम आता है, अश्वघोष इसके उपसभापति थे। तो चौथी बौद्ध संगति किस स्थान पर हुई थी? तो कश्मीर का कुंडल वन, और वो ऑप्शन में नहीं है, तो डी ऑप्शन है, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आंसर डी हुआ। दूसरा क्वेश्चन, यानी पहला का आंसर डी, पहला का आंसर डी हुआ। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा राज्य कौन सा है। यानी दो दो करके दिया है, तो सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन है? राजस्थान। और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा राज्य कौन है? गोवा। और ये ऑप्शन बी में है। तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य राजस्थान और गोवा होगा, तो ऑप्शन बी में है। तो दूसरा का आंसर हम लोग का बी, राजस्थान और गोवा। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है उसमें दो सूची दिया हुआ है और सही उत्तर चुनिए, दोनों सूची को मिलाना है। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, गुलाबी क्रांति, पीली क्रांति, और फिर इधर झींगा उत्पादन, दूध उत्पादन, खाद्य उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन और तिलहन उत्पादन को मिलाना है। तो हरित क्रांति खाद्यान्न, फूड ग्रेन है, तो हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से होगा, और श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से होगा, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से होता है, और पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से होता है। और इस तरह से 3, 2, 1, 4 और 3, 2, 1, 4 जो है वो बी ऑप्शन में है, तो तीसरा का आंसर बी होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन, तो तीसरा का आंसर बी हम लोग का हुआ। और चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सवाई राजा जय सिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर, जो उनका सवाई राजा जय सिंह जो थे वो खगोल विद्या के अच्छे जानकार थे, और खगोल विद्या के लिए कुछ वेधशालाएं कुछ जगहों पर उन्होंने स्थापित की, जिसको बाद में जंतर मंतर कहा गया। तो पहला खगोल वेधशाला वो कहां पर स्थापित किए थे? तो जयपुर में, इसलिए चौथा का आंसर सी होगा। जय सिंह द्वारा स्थापित पहला खगोल वेधशाला कहां पर? तो जयपुर में, और जयपुर ऑप्शन सी में है, इसलिए सी आंसर होगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का जगदीशपुर से नेतृत्व किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह। जगदीशपुर बिहार के आरा, भोजपुर, बादशाह शाहाबाद में बाबू कुंवर सिंह। तो जगदीशपुर से नेतृत्व 1857 की क्रांति के किसके द्वारा? तो कुंवर सिंह के द्वारा। तो 5 का आंसर सी हुआ, 5 का आंसर सी हुआ। छठा नंबर क्वेश्चन है, यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता अगर भगवान के नजर में सही है या भगवान के द्वारा स्थापित ये नियम है, छुआछूत, तो मैं उन्हें भगवान नहीं मानूंगा, यह कहना किसका है? ये बाल गंगाधर तिलक का ये स्टेटमेंट है कि अगर भगवान
के नियम में अस्पृश्यता है। भगवान अगर अस्पृश्यता की अनुमति देते हैं, छुआछूत की अनुमति देते हैं, तो मैं उन्हें भगवान नहीं मानूंगा। ये कथन किसका है? बाल गंगाधर तिलक का। बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का। तो छठा का आंसर सी हुआ। और 7वां नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया? तो फ्री टैक्स व्यापार करने का फरमान किस मुगल बादशाह के द्वारा 1717 ईस्वी में दिया गया था? तो वो फारुखसियार के द्वारा। तो 7वां का आंसर सी होगा। 7वां का आंसर सी होगा, फारुखसियार। और 8वां नंबर क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह, भारतीय किसान विद्यालय, बंगाल प्रजा पार्टी और बकासत संघर्ष, और उससे रिलेटेड पर्सनालिटी को मिलाना है। तो बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल। और भारतीय किसान विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा? एनजी रंगा के द्वारा। वो किसान नेता भी थे और फिर वो श्रमिक नेता भी थे, एनजी रंगा। तो भारतीय किसान विद्यालय एनजी रंगा, मुख्य रूप से वो किसान नेता थे, जैसे स्वामी सहजानंद सरस्वती, उसी तरह से एनजी रंगा साउथ में बहुत बहुत बड़े किसान नेता हुए। तो भारतीय किसान विद्यालय एनजी रंगा। और बंगाल प्रजा पार्टी, बंगाल प्रजा पार्टी तो फजलुल हक हुआ। बंगाल प्रजा पार्टी फजलुल हक के द्वारा स्थापित। और बकासत संघर्ष स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती के द्वारा, स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती। तो इस तरह से 2, 4, 3, 1 सम्मिलित होता है, जो बी ऑप्शन पर है। तो 8वां का आंसर बी हुआ। 8वां का आंसर बी होता है। और फिर हम लोग नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय कौन थे? यानी कैबिनेट मिशन जब भारत आया उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय अबुल कलाम आजाद थे। अबुल कलाम आजाद जो थे 1940 से 1946 तक, 1940 से 1946 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पे रहे हैं। और बीच में अधिवेशन ही नहीं हुआ है। तो 40 से 46 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन? अबुल कलाम आजाद रहे हैं। और कैबिनेट मिशन कब आया था? 46 में। तो कैबिनेट मिशन जब आया था उस समय, कैबिनेट मिशन जब भारत आया था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद थे। और फिर 46 में कुछ समय के लिए जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। और फिर 46 के अंत में फिर जवाहरलाल नेहरू के बाद फिर जेबी कृपलानी बनते हैं। तो स्वतंत्रता के समय जेबी कृपलानी, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। तो यहाँ क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन जब भारत आया था उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद। तो आंसर हो जाता है सी। 9 का आंसर हो जाएगा सी। 9 का आंसर हो जाएगा सी, अबुल कलाम आजाद। और नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर पर देखेंगे, वर्ष 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या, फिर से पढ़ेंगे, वर्ष 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल साक्षरता 61.8% है। भारत की कुल साक्षरता से कितना प्रतिशत, भारत की कुल साक्षरता से कितना प्रतिशत कम है? देखिए यहां पर थोड़ा समझना होगा कि भारत का जो साक्षरता प्रतिशत है और बिहार में जो साक्षरता प्रतिशत है, ये परसेंटेज का डिफरेंस कितना है? परसेंटेज डिफरेंस नहीं, परसेंटेज पॉइंट डिफरेंस। तो ये 11.2 यानी आप 10 हो गया, 6 2 3। तो पूरे भारत की साक्षरता प्रतिशत बिंदु और बिहार की प्रतिशत साक्षरता प्रतिशत बिंदु में अंतर क्या है? तो 11.2%। तो 10 का आंसर ए होगा। और गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? यानी गौतम बुद्ध को देवता के रूप में, यानी उनकी मूर्ति पूजा होने लगी किसके युग, किसके समय में? तो कनिष्क के समय में।
तो यहाँ 11 का आंसर डी होगा। कनिष्क के समय में हिस्ट्री के हिसाब से आप आंसर करेंगे कि ये पूछेगा बुद्ध को देवता के रूप में कब से पूजा जाने लगा, तो आप बोलेंगे कनिष्क के समय से। और कनिष्क का काल क्या है, तो फर्स्ट सेंचुरी एडी, कुछ सेकेंड सेंचुरी एडी में भी माना जाता है, तो या आप बोल सकते हैं सेकेंड हाफ ऑफ फर्स्ट सेंचुरी एडी एंड फर्स्ट हाफ ऑफ सेकेंड सेंचुरी एडी। तो कनिष्क के काल में बुद्ध को देवता के रूप में पूजा जाने लगा, यानी बुद्ध की मूर्ति बनने लगी। तो ये 11 का डी और 12 यानी कनिष्क। 12 भारतीय संविधान के प्रस्तावना द्वारा अपने नागरिक को कितने प्रकार की न्याय प्रणाली प्रदान की गई। भारतीय संविधान के प्रस्तावना के द्वारा अपने नागरिकों को कितने प्रकार की न्याय प्रणाली प्रदान की गई है, तो आप ऐसे 3 कह सकते हैं, राजनीतिक, सामाजिक न्याय, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तो इस आधार पर 3 होगा, तो 12 का आंसर 3 बी होगा। और 13 नंबर है, क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई, यानी मत देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। यह न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई 21 संविधान संशोधन द्वारा। तो 61वां संविधान संशोधन 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ईयर 1989, तो डी आंसर 13 का डी। और 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन सलाह देता है, तो अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। और महान्यायवादी पद का उल्लेख आर्टिकल 76 में, महान्यायवादी पद का उल्लेख आर्टिकल 76-76 में। जिस तरह से केंद्र में महान्यायवादी, उसी तरह से राज्य में महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल होता है। तो भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन सलाह देता है, तो अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। और फिर ए आंसर होगा, 14 का आंसर ए होगा। और 15 नंबर क्वेश्चन है, लोक सेवा आयोग का संविधान के किस भाग में वर्णन है, तो 14वां भाग, भाग 14। 22 को जो भाग है उसमें लोक सेवा आयोग का वर्णन किस भाग में है, संविधान के किस भाग में, तो भाग 14 में, 14वें भाग में लोक सेवा आयोग का उल्लेख है। और लोक सेवा आयोग से रिलेटेड आर्टिकल रेंज जो है वो आर्टिकल 308 से 323, पूरा भाग ही 308 से 323। तो लोक सेवा आयोग का संविधान के किस भाग में वर्णन है, आर्टिकल से पूछता है, भाग से पूछ रहा है, तो किस भाग में, तो भाग 14 में। और उसका आर्टिकल रेंज 14 भाग का क्या है, तो आर्टिकल 308 से 323। अब है 16 नंबर, सलाल प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से है, तो चिनाब नदी से, जो जम्मू कश्मीर में सलाल प्रोजेक्ट। तो सलाल प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से है, चिनाब नदी, जम्मू कश्मीर में, यानी सलाल प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में। किस नदी से, चिनाब नदी से। 17 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 दिल्ली से मुंबई, ये गलत है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 जो है वो हजीरा से कलकत्ता है, हजीरा से कलकत्ता है, ये दिल्ली से मुंबई नहीं है, इसलिए ए ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन भी हम लोग पढ़ते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 दिल्ली से कलकत्ता, ये सही है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 दिल्ली से अटारी, ये भी सही है। और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 श्रीनगर से कन्याकुमारी, ये भी सही है, जो सबसे लॉन्गेस्ट है, 44। और ये ए ऑप्शन में जो है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 दिल्ली से मुंबई, ये गलत है, वो हजीरा से कलकत्ता है। राजमार्ग संख्या 6, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 हजीरा से कलकत्ता, तो ये ऑप्शन गलत है। तो 17 का आंसर ए हुआ। और 18 नंबर है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो अस्गाबाद है, अस्गाबाद। तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, बेलारूस, यूक्रेन, चेचनिया, ये सब पहले पूर्व सोवियत संघ के अंग थे और सोवियत संघ के विघटन के बाद ये अलग अलग स्वतंत्र रूप से स्थापित हुए। तो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो अस्गाबाद। तो 18 का आंसर हो जाएगा सी। और फिर है 19 नंबर, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां हैं, तो 639। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां हैं, ये क्वेश्चन नंबर 19 है। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां हैं, आंसर होगा 639। और 639 जो है आपका ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है 639।
तो हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां हैं, आपके आंसर में भी 639 ही दिया हुआ है। तो हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां हैं, 639। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, वाहनों में पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए यानी लुकिंग जो ग्लास होता है तो उसमें किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है, तो उत्तल दर्पण का लुकिंग ग्लास में किस तरह का दर्पण, गाड़ी के लुकिंग ग्लास में, बैक लुकिंग ग्लास में किस तरह का दर्पण का, पीछे की गाड़ी को देखने के लिए जो दर्पण लगाया जाता है, ग्लास लगाया जाता है गाड़ी में, उसमें वो किस तरह का दर्पण होता है, तो वो होता है उत्तल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण से सीधा प्रतिबिंब बनेगा, उत्तल दर्पण से सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा। इसलिए वाहन के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पणों में से किसका उपयोग होता है, उत्तल दर्पण का, यानी कॉन्वेक्स मिरर का। और 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत एवं भूटान के बीच कौन सी सेना तैनात, हमारे जो पारामिलिट्री फोर्सेज है जैसे सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, आईटीबीपी है, एसएसबी है, बीएसएफ है, उसमें कौन सा हमारा पारामिलिट्री फोर्स भारत और भूटान के सीमा पर होता है, तो एसएसबी। तो याद रखिएगा, भारत और भूटान की सीमा पर किस पारामिलिट्री फोर्स को सीमा पर तैनात किया जाता है, तो एसएसबी। और एसएसबी का फुल फॉर्म है सशस्त्र सीमा बल। और एक हमारे पास फोर्स है, एक जो फोर्स है वो है बीएसएफ, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पर, तो बीएसएफ जो हमारा उसका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, एसएसबी जो है सशस्त्र सीमा बल। तो एसएसबी खास करके नेपाल के साथ, भारत नेपाल और भारत भूटान सीमा पर जो हमारा पारामिलिट्री फोर्स है वो कौन सी पारामिलिट्री फोर्स है, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल। तो भारत एवं भूटान के बीच कौन सी सेना तैनात की जाती है, कौन सा पारामिलिट्री फोर्स तैनात की जाती है, तो सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, और वो ऑप्शन ए में है, इसलिए 21 का आंसर ए हुआ। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक भिन्न है, जैसे गुलाबी शहर जयपुर वो सही, ठीक है, बंगाल का अशोक दामोदर नदी सही है, दक्षिण भारत की गंगा या दक्षिण भारत की कावेरी ये भी सही है, महलों का शहर बंबई, महलों का शहर कोलकाता को कहा जाता था, महलों का शहर कोलकाता, ये सुमेलित नहीं है, तो 22 का बी कीजिए। और 23 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के हेग शहर में है, नीदरलैंड के हेग में है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में, तो ए ऑप्शन सही है, ए आंसर हुआ। और 24 नंबर है, हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप 2019 का तीसरा चरण कहां संपन्न हुआ, तो अंताल्या तुर्की अलग है, तुर्कमेनिस्तान अलग है, तो अंताल्या तुर्की। तो हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप 2019 का तीसरा चरण कहां संपन्न हुआ, तो तुर्की के अंताल्या में, तो ये ऑप्शन सी पर है, तो 24 का आंसर सी होगा। 25 नंबर क्वेश्चन आपका रीजनिंग का है, 25 नंबर क्वेश्चन आपका रीजनिंग का है। फिर आप 30 नंबर क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, और क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 3 वो स्टेटमेंट है जो करंट से लग रहा है, और इन 3 स्टेटमेंट में कौन स्टेटमेंट सही है ये हम लोग को देखना है। पहला स्टेटमेंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में देश भर के स्कूलों में फिट इंडिया स्कूल ग्रेडिंग सिस्टम लॉन्च किया गया, जिसमें फिटनेस को लेकर स्कूलों की रैंकिंग की व्यवस्था की गई, सही स्टेटमेंट है। दूसरा है, फिट इंडिया स्कूल रैंकिंग 3 श्रेणियों में इस प्रकार विभाजित है, फिट इंडिया स्कूल, फिट इंडिया 3 स्टार और फिट इंडिया स्कूल 5 स्टार, फिट इंडिया स्कूल, फिट इंडिया 3 और 5 स्टार रैंकिंग, ये भी सही स्टेटमेंट है। फिट इंडिया स्कूल में रैंकिंग का स्टार इस बात पर निर्भर करेगा कि स्कूल अपने छात्रों और शिक्षकों के बीच फिटनेस को कितना महत्व देता है, ये भी सही है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, और तीनों स्टेटमेंट सही वाला ऑप्शन ए है, इसलिए 30 का आंसर ए हुआ। और 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से 2 केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश का घोषणा हुआ है और हो गया, तो वो है दमन और दीव और दादर नगर हवेली, दमन और दीव और दादर नगर हवेली को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश किया गया, तो 31 का आंसर हो गया डी। और 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस डिक्शनरी द्वारा
क्लाइमेट इमरजेंसी को वर्ष 2019 का वर्ड ऑफ द ईयर, तो वर्ड ऑफ द ईयर क्लाइमेट इमरजेंसी वर्ड को 2019 का वर्ड ऑफ द ईयर किस डिक्शनरी के द्वारा घोषित किया गया है? तो वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने क्लाइमेट इमरजेंसी वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर 2019 घोषित किया है। वर्ड ऑफ द ईयर 2019 घोषित किया है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने क्लाइमेट इमरजेंसी वर्ड को, यानी उसका प्रयोग बहुत बार हुआ होगा, बहुत बार उस वर्ड को बोला गया। इस आधार पर वर्ड ऑफ द ईयर क्लाइमेट इमरजेंसी को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2019 घोषित किया। तो 32 का आंसर बी ऑक्सफोर्ड। और 33 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने निम्नांकित किस टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब हाल में जीता? तो भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी भारत के प्रख्यात बैडमिंटन खिलाड़ी, उगते हुए बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने किस टूर्नामेंट का पुरुष सिंगल खिताब अपने नाम किया है? तो वो स्कॉटलैंड का स्कॉटिश ओपन का पुरुष एकल खिताब भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने अपने नाम किया। तो लक्ष्य सेन स्कॉटिश ओपन, लक्ष्य सेन को खिताब मिला है 2019 में। लक्ष्य सेन ने किस खिताब को, बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने किस खिताब को? तो स्कॉटिश ओपन खिताब को हासिल किया, सिंगल ओपन, पुरुष सिंगल ओपन। और 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है? तो गिरिव्रज या राजगिरी, उसी को राजगिरी भी बोला गया, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी। तो कौशाम्बी मगध की राजधानी नहीं, इसलिए कौशाम्बी यह आंसर होगा। और 35 यानी 34 का आंसर कौशाम्बी, जो ऑप्शन डी पर है। और 35 नंबर क्वेश्चन है, पाल और प्रतिहार प्रशासन में पतला से तात्पर्य क्या था? पाल और प्रतिहार ये समकालीन राजवंश हैं। उत्तर पूर्व में पाल और उत्तर पश्चिम और उत्तर मध्य में प्रतिहार और उस समय साउथ में राष्ट्रकूट। और पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट कन्नौज पर अधिकार के लिए संघर्ष करते हैं। कन्नौज पर अधिकार के लिए संघर्ष, त्रिगुटीय संघर्ष किस जगह के लिए? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में होता है, तो कन्नौज के लिए। ये भी क्वेश्चन हम लोग से पूछता है। यहां क्वेश्चन है, पाल और प्रतिहार प्रशासन में पतला से तात्पर्य क्या था? तो दान में दी गई भूमि को पाल प्रशासन में भी पतला कहा जाता है और प्रतिहार प्रशासन में भी पतला कहा जाता है। डोनेटेड लैंड को पतला कहा जाता था। पतला टर्म पाल एडमिनिस्ट्रेशन में और प्रतिहारा एडमिनिस्ट्रेशन में डोनेटेड लैंड के लिए यूज किया जाता था। 36 नंबर क्वेश्चन है, मशहूर गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? तो हैदराबाद में, यानी आंध्र प्रदेश में हैदराबाद। तो मशहूर गोलकुंडा किला कहां पर है? तो हैदराबाद यानी आंध्र प्रदेश। तो 36 का ए। और 37 है, किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किए गए दरबारी रिवाज सिजदा को समाप्त किया? सिजदा और पैबोस ये बलबन ने लगाया था। सिजदा और पैबोस यानी झुक के सलाम करना है, उस जो कालीन उसको चूमना है। तो ये सिजदा और पैबोस प्रथा किसने शुरू किया था? तो बलबन ने। और इसको किस मुगल बादशाह ने समाप्त किया? तो शाहजहां ने। तो सिजदा को समाप्त करने वाला कौन मुगल बादशाह हुआ? शाहजहां। और सिजदा को शुरू करने वाला कौन हुआ? तो दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश का शासक बलबन। अब 38 नंबर क्वेश्चन है, रणजीत सिंह ने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था किससे? शाह शुजा से। तो शाह शुजा से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो मुस्लिम वर्ग से थे, तो पहले कोई मुस्लिम वर्ग से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले कौन हुए? तो बदरुद्दीन तैयब जी, जो 1887 में, कांग्रेस की स्थापना ही 1885 में, तो 1885 में बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, यानी कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी। और 1887 का अधिवेशन हुआ था मद्रास में।
1887 का अधिवेशन हुआ था मद्रास में। कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में बॉम्बे में, और 1886 में कलकत्ता में, और 1887 में मद्रास में। और कांग्रेस के तीसरे यानी 1887 के अधिवेशन की अध्यक्षता या उस अधिवेशन के अध्यक्ष हुए बद्रुद्दीन तैयब जी, और इस तरह से कांग्रेस का अध्यक्ष पद पर आसीन होने वाले प्रथम मुस्लिम बद्रुद्दीन तैयब जी। तो 39 का आंसर सी। और 40 नंबर क्वेश्चन है, वो प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य हुए? तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रथम भारतीय सदस्य जो थे वो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के फाउंडर लीडर्स में से थे। दादा भाई नौरोजी ने ही सर्वप्रथम ये बताया कि किस तरह से ब्रिटिश सरकार भारत के धन का दोहन कर रहा है, यहाँ के रेवेन्यू, यहाँ से जो टैक्स से प्राप्त हो रहा धन, उसका यूज वो ब्रिटेन के विकास के लिए, इंग्लैंड के विकास के लिए कर रहा है। तो भारत के धन के दोहन को सबसे पहले बताने वाला और उस सिद्धांत को बताने वाला और भारत के धन के दोहन के तरफ ध्यान आकर्षित करने वाला और इस बात को समझने वाले प्रथम व्यक्ति के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध, भारत का वयोवृद्ध नेता कहा जाता है। और दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक प्रमुख सदस्य। और दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य हुए। और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य दादा भाई नौरोजी सबसे पहले बने, यानी प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का मेंबर हुआ दादा भाई नौरोजी। और किस वर्ष बने थे? 1892 में, 1892 में। फिर 41 नंबर मैथ का क्वेश्चन, फिर ये डायरेक्ट सब मैथ का क्वेश्चन है। फिर 46 नंबर क्वेश्चन आपका जनरल स्टडीज का जो बायोलॉजी से रिलेटेड दिख रहा है। आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में डिग्रेडेशन होता है? तो प्रोटीन का अमीनो अम्ल में, प्रोटीन का एमिनो एसिड में डिग्रेडेशन आहार नाल के किस भाग में होता है? तो छोटी आंत में। तो प्रोटीन का एमिनो एसिड में डिग्रेडेशन एलिमेंट्री कैनाल के किस भाग में होता है? तो छोटी आंत में। तो 46 का आंसर ए। 47 नंबर क्वेश्चन है, ग्लूकोज, जल तथा ऑक्सीजन के पूर्ण अपघटन में या पूर्ण अपघटन से एटीपी अणु उत्पन्न होता है। यहां पर बात पूछ रहा है कि ग्लूकोज, जल और O2 के पूर्ण अपघटन से एटीपी अणु उत्पन्न होता है, तो उसकी संख्या कितनी? एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज, जल और अणु के पूर्ण अपघटन से एटीपी अणु जो उत्पन्न होता है, एटीपी के जो मॉलिक्यूल उत्पन्न होता है वो कितना संख्या? तो 38। तो 47 का डी। और 48 नंबर क्वेश्चन है, सांस लेने में ऐच्छिक क्रिया के लिए इंपल्स प्रारंभ कहां से होता है? तो मेडुला से। तो 48 का ए। और 49 का आंसर, 49 क्वेश्चन पहले, शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला टिश्यू कौन है? तो कनेक्टिव टिश्यू। इसमें टिश्यू दिया हुआ है, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। तो सबसे ज्यादा संख्या में इसमें से कौन सा प्रकार का टिश्यू, कौन सा प्रकार का ऊतक शरीर में सबसे ज्यादा होता है? कौन से टिश्यू सबसे अधिक पाया जाता है शरीर में? कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू कि नर्वस टिश्यू? तो सबसे अधिक संख्या में पाया जाने वाला जो टिश्यू है वो कनेक्टिव टिश्यू है। तो 49 का आंसर ए हुआ। और 50 नंबर क्वेश्चन है, विनेगर का खट्टापन किसके कारण होता है? यानी विनेगर में, सिरिका में कौन सा अम्ल होता है? तो एसिटिक अम्ल। तो विनेगर में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल। तो 50 का आंसर सी हुआ। और 51 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी पुष्प का पराग उसी पौधे के स्टिग्मा में अंतरित कर दिया जाता है तो उसे कहा जाता है ऑटोगेमी। ऑटोगेमी, जब किसी पुष्प का पराग उसी पौधा के स्टिग्मा में अंतरित हो जाता है, जब किसी पुष्प का पराग दूसरे जगह न जाकर के उसी पौधा के स्टिग्मा में अंतरित हो जाता है, तो
इसे क्या कहते हैं, इस तरह के होने का, यानी किसी पौधे का पराग उसी पौधा के स्टिग्मा में चला जाए तो इस को क्या कहते हैं, इस होने के इस एक्शन को क्या कहते हैं, तो इसको ऑटोगेमी कहते हैं, ऑटोगेमी कहते हैं। तो 51 का ए, तो किसी पौधा का पराग उसी पौधा के स्टिग्मा में अंतरित कर दिया जाता है तो इसे ऑटोगेमी कहते हैं। तो 51 का आंसर ए। और फिर है 52 नंबर क्वेश्चन, विडाल टेस्ट किस रोग की जांच की या का उपयोग किस संभावना की जांच के लिए किया जाता है, तो टाइफाइड की जांच के लिए जो टेस्ट है उसको विडाल टेस्ट कहा जाता है। टाइफाइड की जांच के लिए जो टेस्ट है, टाइफाइड है या नहीं इसकी जांच के लिए जो टेस्ट है उसको विडाल टेस्ट कहा जाता है। और आंख का रंग किसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है, आंख के किस भाग में जो वर्णक उपस्थित होता है उसके आधार पर आंख का रंग दिखता है, तो वो आइरिस में। तो आंख का रंग किसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है, तो आइरिस में मौजूद वर्णक के आधार पर आंख का रंग निर्भर करता है या आंख का रंग डिसाइड होता है। तो आंख का रंग किसमें उपस्थित वर्णक पर निर्भर करता है, तो आंख के आइरिस में उपस्थित वर्णक के आधार पर। तो 53 का बी। और 54 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है, तो ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व उपस्थित है, तो ऑक्सीजन। और 55 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55, दो सूची है जिसको मिलाना है, एनफ्लीज, क्यूलेक्स, रेत मक्खी, सीसी मक्खी, और उससे होने वाला जो रोग है वो, तो एनफ्लीज, एनोफेलिज मच्छर, मादा एनोफेलिज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है, तो मलेरिया। चौथा, क्यूलेक्स से कौन सा रोग होता है, तो फाइलेरियासिस या फाइलेरिया। तो क्यूलेक्स से फाइलेरियासिस। और रेत मक्खी के काटने से या रेत मक्खी से कौन सा रोग होता है, तो रेत मक्खी, तो ये कालाजार, रेत मक्खी से कालाजार। और सीसी मक्खी से कौन होता है, तो नींद की बीमारी। तो एनोफेलिज, मादा एनोफेलिज से होगा मलेरिया, क्यूलेक्स से होगा फाइलेरियासिस, और रेत मक्खी से होगा कालाजार, और सीसी मक्खी के कारण नींद की बीमारी। तो 4 3 1 2 अरेंज करना होगा, और 4 3 1 2 आपका बी ऑप्शन में अरेंज्ड है। तो 55 का आंसर बी हुआ। और 56 नंबर क्वेश्चन है, बारंबार होने वाले बारिश और प्रकाश किस क्षेत्र के विकास के लिए उपयुक्त है। तो बार बार बारिश हो रहा है और लाइटनिंग, तो ये किस क्षेत्र के विकास के लिए, तो ये फसल के लिए भी नहीं, सवाना घास का जो मैदान है उसके लिए बार बार बारिश सही नहीं है, और घास स्थल के, ये वन क्षेत्र के लिए, वन क्षेत्र, तो फॉरेस्ट रीजन के लिए, फॉरेस्ट के विकास के लिए सही है। तो 56 का आंसर बी। और 57 नंबर क्वेश्चन है, भारत भूमि पर सबसे अधिक व्यापक रूप से कौन सी मिट्टी मिलती है, यानी भारत के अधिकांश भाग में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी, ज्यादा जगह कौन सी मिट्टी पाई जाती है, या किस मिट्टी के द्वारा ज्यादा क्षेत्रफल धारण किया जाता है, तो वो है जलोढ़ मिट्टी, जो सी ऑप्शन में है। तो भारत भूमि पर सबसे अधिक व्यापक रूप से जलोढ़ मिट्टी फैली हुई है, भारत भूमि पर सबसे अधिक व्यापक रूप से जलोढ़ मिट्टी या कछारी मिट्टी फैली हुई है। और इस तरह से 57 का आंसर सी होगा। और 58 नंबर क्वेश्चन है, भूचाल का अपकेंद्र, एपी सेंटर किसको कहते हैं, एपी सेंटर किसको कहते हैं, तो पृथ्वी, तो भूकंप का जो उद्गम केंद्र होता है, भूकंप पृथ्वी के अंदर भूकंप का जो उद्गम केंद्र होता है उसके ऊपर जो वर्टिकल पृथ्वी के सतह पर जो स्थान पड़ेगा उसको भूकंप का एपी सेंटर या अपकेंद्र कहते हैं। तो उद्गम केंद्र के ऊर्ध्वार्ध में धरातल पर जो स्थान पड़ता है, भूकंप के उद्गम केंद्र के वर्टिकल सतह पर, वर्टिकली सतह पर जो स्थान पड़ेगा उसको भूकंप का अपकेंद्र कहते हैं, एपी सेंटर कहते हैं। तो 58 का आंसर डी।
58 का आंसर डी। पृथ्वी के सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र पर या केंद्र से ऊर्ध्वाधर होता है। तो पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र से, वहां लगा के पढ़िए तो ज्यादा होगा, अच्छा, केंद्र से ऊर्ध्वाधर होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अपकेंद्र कहते हैं, एपिसेंटर कहते हैं। तो 58 का आंसर डी। और 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राज्य में हट्टी सोने की खान है? तो हट्टी सोने की खान, हट्टी खान का जगह, हट्टी खान का माइंस का नाम है, तो हट्टी माइंस, हट्टी माइन, सोने का हट्टी माइन किस राज्य में है? तो कर्नाटक में। 60 नंबर क्वेश्चन है, संसदीय प्रकार की सरकार की प्रमुख विशेषता क्या है? तो प्रजातांत्रिक विश्व में दो प्रकार की शासन व्यवस्था, अध्यक्षात्मक और संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था में क्या होता है कि विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। कार्यपालिका की जो उच्च बॉडी होती है, जो एपेक्स बॉडी होती है, वो विधायिका के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है, उत्तरदायी होता है। और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर यानी विधायिका और कार्यपालिका अपने अपने फंक्शन में पृथक होते हैं, और वहां का जो कार्यपालिका की उच्च बॉडी होगी, जो उच्च संस्था होगी, वो डायरेक्ट विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। तो यहां पर है संसदीय प्रकार की सरकार की प्रमुख विशेषता क्या है, जो ऑप्शन हमको आंसर के रूप में दिख रहा है, उस ऑप्शन की बात हम कर रहे हैं। तो संसदीय प्रकार की सरकार की प्रमुख विशेषता है, जो डी ऑप्शन में आपका लिखा हुआ है, संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। मंत्रिपरिषद जो वास्तविक रूप से कार्यपालिका की सबसे ऊपरी संस्था है, मंत्रिपरिषद। और मंत्रिपरिषद का अस्तित्व बना होता है किस बात पर कि लोकसभा में उसकी बहुमत है। तो मंत्रिपरिषद, संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक दायित्व, सामूहिक दायित्व, यहां दायित्व या उत्तरदायित्व का मतलब हुआ एग्जिस्टेंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिपेंड्स ऑन मेजॉरिटी इन लोकसभा। तो ये उत्तरदायी होना हुआ कि इसका अस्तित्व है लोकसभा में उसकी बहुमत पर, लोकसभा में उसकी बहुमत पर, तो ये सीधे उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है। तो ये विशेषता संसदीय शासन प्रणाली का है। और वहां पर मंत्रिपरिषद या एपेक्स बॉडी ऑफ जो एग्जीक्यूटिव विंग होता है, वो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है लेजिस्लेचर के प्रति, कहां, प्रेसिडेंशियल में। तो 60 का आंसर डी हुआ। अब 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया है? तो श्रेष्ठ क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया है निम्न में से किसे? तो तमिल को, तमिल को, संस्कृत को, ये क्लासिकल भाषा। तो तमिल को, इनमें से तमिल है, गुजराती है, मराठी है, बंगाली है, इसमें किसको संसद के द्वारा केंद्रीय सरकार द्वारा क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया है? तो तमिल को। तो 61 का आंसर बी। 62 नंबर क्वेश्चन है, कोई नई अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार शुरू की जा सकती है? देखिए, अखिल भारतीय सेवा ऑल इंडिया सर्विस, भारत में वर्तमान में भारत में मात्र 3 अखिल भारतीय सेवा है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। बाकी जो सेवा है सेंट्रल, वो सेंट्रल सर्विसेज, जैसे इंडियन फॉरेन सर्विस हुआ, इंडियन रेवेन्यू सर्विस हो गया, इंडियन अकाउंट एंड ऑडिट सर्विस हो गया, ये सब सेंट्रल सर्विस है। ऑल इंडिया सर्विस 3 है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। वैसा सर्विस जिसकी रिक्रूटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है लेकिन उसको राज्य के पास डिप्यूट करती है, कैडर वाइज राज्य के पास उसको दिया जाता है, इसको ऑल इंडिया सर्विस कहा जाता है। राज्य के मातहत वो काम करेगा लेकिन उसकी रिक्रूटमेंट सेंट्रल के द्वारा, तो इसको ऑल इंडिया सर्विस। तो ये मात्र 3 सर्विस है। एक चौथी ऑल इंडिया सर्विस की बात समय समय पर उठती है, इंडियन जुडिशियल सर्विस का, जो वर्तमान में रविशंकर जी जो कानून मंत्री हैं वो बात किए थे इंडियन जुडिशियल सर्विस का। अगर वो बन जाता है तो फिर अखिल भारतीय सेवा एक और बढ़ जाएगा। तो अखिल भारतीय सेवा सृजन से संबंधित विधेयक या वो प्रस्ताव, अखिल भारतीय सेवा सृजन से संबंधित प्रस्ताव सर्वप्रथम राज्यसभा में आएगा।
नए अखिल भारतीय सृजन से संबंधित प्रस्ताव सर्वप्रथम कहां से उठाया जाएगा, कहां आएगा, राज्यसभा में। और ये बात अखिल भारतीय सेवा सृजन से संबंधित ये बात कहां दिया गया, आर्टिकल 312 में, आर्टिकल 312 में। तो ये ऑप्शन हम लोग देखेंगे, कोई नई अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार शुरू की जा सकती है, संविधान में संशोधन करके, कार्यपालक आदेश द्वारा, और सी ऑप्शन है संविधान की धारा यानी आर्टिकल अनुच्छेद 312 के अंतर्गत संकल्प पारित करके। और हमने आपको बताया कि इसमें क्या, ये संकल्प सबसे पहले कहां से इस तरह का प्रस्ताव आएगा, राज्यसभा से। तो अखिल भारतीय सेवा सृजन से संबंधित प्रस्ताव या बिल की शुरुआत कहां से होगी, राज्यसभा से। ये याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आता है। और आर्टिकल 312, और ये भी क्वेश्चन हो सकता है वर्तमान में कितने अखिल भारतीय सेवाएं हैं, तो 3, और कौन कौन वो बात हुआ। तो 62 का आंसर सी हुआ। और 63 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकार राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करेगा। इसकी चर्चा हम लोग एक बार और किए हैं एक सेट में। किस विद्वान ने राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में यह कहा है कि यह इस चेक की तरह है जिसे बैंक अपने सुविधा के अनुसार प्रदान करेगा या भुगतान करेगा, जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा के अनुसार करेगा। उसी तरह से राज्य का नीति निदेशक तत्व बैंक रूपी राज्य का वह चेक है जिसको राज्य अपनी सुविधा के अनुसार उपलब्ध कराएगा। राज्य का नीति निदेशक तत्व है कहां, है क्या, यह हमने बताया था। तो भारतीय संविधान राज्य से यानी शासन से, भारतीय संविधान राज्य से लोक कल्याणकारी व्यवस्था की स्थापना के लिए कुछ अपेक्षाएं करता है और उन अपेक्षाओं को ही भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व के रूप में जाना जाता है, जो जुडिशिएबल नहीं है, न्याय योग्य नहीं है। यह संविधान द्वारा राज्य से अर्थात शासन से की गई एक्सपेक्टेशंस है, अपेक्षाएं हैं। किस उद्देश्य के लिए, लोक कल्याणकारी शासन की स्थापना के उद्देश्य के लिए। तो ये ऐसा किसने कहा था कि ये उस बैंक के चेक की तरह है जो अपने सुविधा अनुसार उपलब्ध कराएगा, भुगतान करेगा, वो केटी शाह। तो 63 का आंसर केटी शाह। और 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से एक भारत संघ का सहराज्य, निम्न में से एक भारत संघ का सहराज्य था और बाद में पूरा राज्य यानी पूर्ण राज्य बना, वो कौन, सिक्किम। सिक्किम 35वां संविधान संशोधन 1974 द्वारा 35वां संविधान संशोधन वर्ष 1974 द्वारा सिक्किम को भारत राज्य संघ में सह राज्य के रूप में जोड़ा गया और उसके लिए 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। अगले वर्ष यानी 1975 में 36वां संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और इस प्रकार 10वीं अनुसूची को फिर हटा दिया गया। तो यहां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जो राज्य था वो पहले भारत राज्य संघ में सह राज्य के रूप में था, तो वो था सिक्किम और बाद में पूर्ण राज्य के रूप में हुआ, तो वो सिक्किम। और हमने बताया 35वां संविधान संशोधन 1974 से सिक्किम को को स्टेट का स्टेटस दिया गया और उसको स्टेट स्टेटस के लिए 10th शेड्यूल जोड़ा गया था। और अगले वर्ष यानी 1975 में 36वां संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को स्टेटस ऑफ फुल स्टेट दिया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और 10वीं अनुसूची जो सह राज्य के उपबंध के लिए उसमें रखा गया था उसको समाप्त किया गया। बाद में 10वीं अनुसूची फिर जुड़ा 1985 में दल बदल विरोधी अधिनियम के लिए। यानी यहां पर एक फैक्ट ये बनता है कि 10वीं अनुसूची जिसमें दल बदल विरोधी अधिनियम है, 10वीं अनुसूची जो 1985 में जुड़ा है, उसके पहले भी 10वीं अनुसूची एक बार जुड़ा है और वो जुड़ा है 1974 में और 10वीं अनुसूची समाप्त हो गया था 1975 में और फिर दल बदल विरोधी अधिनियम के लिए 10वीं अनुसूची जुड़ा 1985 में 52वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर रीजनिंग का क्वेश्चन हम लोग को दिख रहा है।
और फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं 65 नंबर क्वेश्चन के बाद आगे बढ़ते हैं, तो फिर जीएस का क्वेश्चन फिर 75 नंबर पर मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 65 के बाद सीधे क्वेश्चन नंबर 64 के बाद, क्वेश्चन नंबर 64 के बाद हम लोग जिस क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन है 75 नंबर पर क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 75। 75 नंबर क्वेश्चन में है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंग के गमन में क्या आगे जाता है, क्या किसका गमन होता है? तरंग का गमन में क्या गमन होता है? तो ऊर्जा का अभिगमन होता है, यानी ऊर्जा का ट्रांसपोर्ट होता है। पदार्थ के पार्टिकल ट्रांसपोर्टेड नहीं होते हैं। क्या ट्रांसपोर्टेड होता है, क्या ट्रांसपोर्ट होता है, क्या जाता है? तो ऊर्जा का अधिगमन होता है, अभिगमन होता है। तो 75 का बी, 75 का बी, एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंग के गमन में ऊर्जा का अभिगमन होता है, यह आंसर होगा 75 का बी। 76 नंबर, न्यूटन के गति के तृतीय नियम में कार्य बल और प्रतिकारी बल भिन्न पिंडों पर कार्यरत होते हैं, एक ही पिंड पर कार्यरत होगा, सदैव बराबर नहीं होता है, सदैव बराबर होता है, तो 1 और 4 होगा। कार्यकारी बल दोनों पिंडों पर कार्यरत होगा और प्रतिकारी बल जो होगा वो बराबर होगा, क्रिया का समान प्रतिक्रिया, तो सदैव बराबर होते हैं। तो इसमें 1 और 4 सही होगा, इसलिए 76 का आंसर बी होगा, 1 और 4। देखिए एक क्वेश्चन है, फिजिक्स का है, इसमें कंडीशन दिया उसको पढ़ना है। एक चिड़िया जो एक वायुबद्ध बक्से के फर्श पर, वायुबद्ध उसमें बाहर से हवा नहीं जा रहा है, एक चिड़िया जो एक वायुबद्ध बक्से के फर्श पर विरामा अवस्था में है, जिसे एक लड़का ले जा रहा है। नहीं, बक्सा में एक चिड़िया है, बक्सा बंद है, उसमें एक चिड़िया है और उसको एक लड़का उस बक्सा को लेके जा रहा है। समरूप वेग से उड़ना शुरू कर देती है, लेकिन वो चिड़िया फिर बक्सा में उड़ना अगर शुरू कर देती है तो उस बक्से को ले जाने वाले लड़के को उस बक्सा का वजन अब क्या लगेगा? भारी लगेगा, पहले से हल्का लगेगा, पहले से समान भार वाला लगेगा, पहले से हल्का लगेगा, फिर भारी लगेगा। देखिए समरूप वेग से, समान वेग से अगर वो उड़ेगा तब तो समान लगेगा, लेकिन अगर वो त्वरित वेग से उड़े, अगर चिड़िया के वेग में अगर एक्सेलरेशन हो, तो एक्सेलरेटेड वे में अगर वो उड़े, उसके वेग में परिवर्तन हो रहा हो, अगर ऐसे उड़े तो वो जो भार होगा वो ज्यादा लगेगा, वो सूडो फोर्स से काम करेगा तो उससे ज्यादा लगेगा। लेकिन समान वेग से, नो एक्सेलरेशन के वेग से अगर उड़ रहा है, समान वेग तो नो एक्सेलरेशन, तब भार में कोई अंतर नहीं होगा। तो यहां पर बोल रहा है समरूप वेग से उड़ना शुरू करती है, यानी समान वेग से, नो एक्सेलरेशन, तो भार में कोई अंतर नहीं होगा, तो सी होगा। पहले से समान भार वाला लगेगा, सी होगा। 78 नंबर क्वेश्चन है, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का क्या कारण है? तो बर्नौलीज जानो, बर्नौली थ्योरम के अनुसार लोहा का टुकड़ा अगर जल पे गिराते तो नहीं तैरता है। इसका कारण क्या है? कि लोहे के कील या लोहे के टुकड़े से विस्थापित जो द्रव का भार है वो कील के भार से कम है। क्यों? क्योंकि किसी भी पिंड पर, जब द्रव में किसी पिंड को डुबाते हैं तो उस पर जो अपथ्रस्ट फोर्स होता है वो फोर्स कितना होगा? वो फोर्स बराबर होता है, किसके बराबर? विस्थापित द्रव के भार के बराबर। तो विस्थापित द्रव कम विस्थापित हुआ, उसका भार कम है, तो जितना भार विस्थापित द्रव का जो भार होगा उसी के हिसाब से अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा। तो द्रव कम विस्थापित हुआ, विस्थापित द्रव का भार कम, तो अपथ्रस्ट फोर्स कम। तो अपथ्रस्ट फोर्स किससे कम? तो कील के भार से कम, तो कील क्या होगा? डूब जाएगा। तो जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है
लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, लोहे के भार से कम होता है। यही सही है, क्योंकि विस्थापित द्रव का जितना भार होगा उतना ही अब थ्रस्ट फोर्स लगेगा। तो विस्थापित द्रव का भार लोहे के भार से अगर कम है तो लोहा क्या होगा, डूबेगा। तो ए होगा। 79 नंबर क्वेश्चन, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? वो दीपनारायण सिंह, श्री दीपनारायण सिंह के प्रयास से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। तो 79 का बी। और 80 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। ग्राम सभा, इस समिति का गठन किनसे किया जाता है? तो ग्राम सभा निगरानी समिति जो होगा वो उसमें वो सदस्य होते हैं जो ग्राम पंचायत के सदस्य नहीं होते हैं, ग्राम पंचायत के सदस्य नहीं होते हैं, उस एरिया के आम लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हो। तो 80 का डी। तो निगरानी समिति का गठन किया जाता है। ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किनसे किया जाता है, यानी समिति में कौन लोग होंगे? जो ग्राम समिति के मेंबर यानी ग्राम पंचायत समिति के मेंबर नहीं होते हैं। तो डी, 80 का डी। और 81 नंबर क्वेश्चन है, उलगुलान के रूप में ज्ञात ब्रिटिश के विरुद्ध जनजाति विद्रोह उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित है? तो उलगुलान विद्रोह, जनजाति विद्रोह किससे संबंधित है या उसका नेतृत्व किसने किया था? तो बिरसा मुंडा। उलगुलान जनजाति विद्रोह किसके द्वारा संगठित किया गया था? बिरसा मुंडा। तो 81 का सी, 81 का सी। 82 रासायनिक रूप में ड्राई आइस, शुष्क हिम किसे कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क हिम या ड्राई आइस कहते हैं। तो 82 का बी। 83 नंबर क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन में काम आने वाले दो गैस हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। तो सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन में किनका प्रयोग होता है? कि आने वाले दो प्रमुख गैस कौन है जिससे सल्फ्यूरिक अम्ल तैयार होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और हाइड्रोजन से सल्फ्यूरिक अम्ल तैयार होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन में काम आने वाली दो गैसें सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, जो ऑप्शन बी में है। तो 83 का आंसर बी। और 84 नंबर क्वेश्चन है, एसिटिल से सिलिक अम्ल आमतौर पर निम्नलिखित काम में लाया जाता है। तो एसिटिलिक से सिलिक अम्ल आमतौर पर किस काम में लाया जाता है? तो पेन किलर के रूप में इसका यूज होता है। तो 84 का सी। और 85 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी तंत्र से जल के निष्कासन के प्रक्रम को क्या कहते हैं? किसी भी तरीका से किसी तंत्र से जल निष्कासन, जल निकालने की क्रिया को क्या कहा जाता है? निर्जलीकरण। तो 85 का सी। किसी भी तंत्र से जल के निष्कासन के प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो आंसर है निर्जलीकरण। 85 का सी। और 86 में विटामिन और कमी से होने वाला रोग को सुमेलित करना है। तो थायमिन यानी विटामिन बी जिसका केमिकल नेम थायमिन, विटामिन बी। और विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। और विटामिन ए रेटिनॉल, जिसका केमिकल नेम रेटिनॉल, और रेटिनॉल की कमी से यानी विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। और कैल्सीफेरॉल केमिकल नेम है विटामिन डी का, और विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमेलेसिया होता है, जो हड्डी का रोग है। ऑस्टियोमेलेसिया, हड्डी का कमजोर होना, ऑस्टियोमेलेसिया होता है विटामिन डी की कमी से। और विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो विटामिन बी
की कमी से, विटामिन डी की कमी से बेरी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमेलेसिया और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। और इसको अरेंज करेंगे तो 4 3 2 1 होगा और जो ऑप्शन डी में है। फिर 87 नंबर क्वेश्चन है, एक तरफ नृत्य दिया हुआ है और एक तरफ राज्य दिया हुआ है, वो सुमेलित करना है। तो कथकली केरल, भारतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और मणिपुरी मणिपुर। ये मैं अरेंज करके बोला हूं। तो कथकली नृत्य कहां का? कथकली नृत्य कहां का? केरल का। भारतनाट्यम कहां का? तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी कहां का? आंध्र प्रदेश का। और मणिपुरी नृत्य कहां का? मणिपुर का। और इस तरह से अरेंज करते हैं तो कूट बनता है 1 3 2 4, 1 3 2 4 जो अरेंज्ड है, जो दिखाया गया है ऑप्शन बी में 1 3 2 4। तो आंसर हो जाएगा बी, 87 का बी, 1 3 2 4। और फिर 88 नंबर क्वेश्चन है, एक तरफ कुछ उपनाम है और एक तरफ जगह का नाम है। जैसे फूलों की घाटी किसको कहते हैं? उत्तराखंड को। सुरमा घाटी किसको कहते हैं? असम को। शांत घाटी किसको कहते हैं? केरल को। और कश्मीर घाटी कहां है? जम्मू कश्मीर में। फूलों की घाटी उत्तराखंड में, या उत्तराखंड को कहते हैं, या उत्तराखंड में फूलों की घाटी। सुरमा घाटी केरल और शांत घाटी, फूलों की घाटी उत्तराखंड, सुरमा घाटी असम, शांत घाटी केरल और कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर। और इस तरह से ऑप्शन बन रहा है 4 3 1 2, 4 3 1 2 जो ऑप्शन सी में है। तो 88 का आंसर सी हुआ। फिर 89 नंबर पे दो स्टेटमेंट है, एक कथन और एक कारण करके स्टेटमेंट है। ए स्टेटमेंट में है भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, और बी स्टेटमेंट में है 1972 तक भारत का राष्ट्रीय पशु सिंह था, लेकिन बाद से बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया गया। यानी बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु 1972 से, उसके पहले राष्ट्रीय पशु जो था वो सिंह था। ये स्टेटमेंट है। और भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, ये पहला स्टेटमेंट है। तो कहीं ना कहीं उसका एक्सप्लेनेशन कि कब से बाघ हुआ वो स्टेटमेंट 2 से मिल रहा है। स्टेटमेंट 2 भी सही है। इस तरह से ऑप्शन ए हम लोग ऑप्ट करेंगे। इसमें ए और आर दोनों सही है। ए की सही व्याख्या आर है, ए की सही व्याख्या आर है। तो ये ऑप्शन ए आपका सही हुआ। तो 89 का ए। और 90 नंबर क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है? 3 वो कथन है। विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग सिकन टनल जापान में है। यह कथन सही नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी रेल सुरंग जो है वो जापान में नहीं है। सबसे बड़ी रेल सुरंग जो है वो स्विट्जरलैंड में है। सबसे बड़ी रेल सुरंग, रेल टनल जो है वो कहां है? वो स्विट्जरलैंड में है। इसलिए जो पहला स्टेटमेंट की विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग जापान में, सिकन टनल जापान में है, वो गलत है। तो एक पहला स्टेटमेंट तो गलत हुआ। दूसरा है विश्व की सबसे छोटी सीमा वाला देश जिब्राल्टर है। सबसे छोटी सीमा वाला देश जिब्राल्टर है। तो सबसे छोटी सीमा वाला देश जिब्राल्टर, ये सही है। और तीसरा है दक्षिणी चीन सागर विश्व का द्वितीय सबसे बड़ा सागर है, ये भी सही है। और इस तरह से हम लोग का 2 और 3 सही हो रहा है। तो ऑप्शन सी बनता है, 90 का सी। और 91 नंबर है रेलवे जोन और उसका हेडक्वार्टर दिया हुआ है। तो उत्तरी रेलवे का हेडक्वार्टर कहां? दिल्ली। मैं सुमेलित करके बोल रहा हूं। उत्तरी रेलवे का हेडक्वार्टर दिल्ली, पश्चिमी रेलवे का हेडक्वार्टर मुंबई चर्च गेट, मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर मुंबई वीटी और दक्षिणी मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर सिकंदराबाद। और इस तरह से आपका ऑप्शन अरेंज होता है 4 3 2 1 और 4 3 2 1 ऑप्शन ए में है, इसलिए 91 का आंसर ए हुआ। फिर 92 नंबर है उपनाम और क्षेत्र का नाम है झीलों का नगरी किसको कहा जाता है? मैं अरेंज करके बोलूंगा, झीलों की नगरी बोलो या झीलों का नगरी। झीलों का नगरी
झीलों का नगरी उदयपुर को, छोटा भारत दिल्ली को, लौंग का द्वीप जंजीबार को और गेटवे ऑफ इंडिया कहां? मुंबई में। झीलों की नगरी उदयनगर को, छोटा भारत दिल्ली, लौंग का द्वीप जंजीबार और गेटवे ऑफ इंडिया इन मुंबई या मुंबई में। तो ये ऑलरेडी अरेंज्ड दिख रहा है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, इस तरह से हमारा अरेंज हो रहा है। और तो इसके आधार पर ऑप्शन ए बनता है। तो 92 का आंसर ए। और 93 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा युग्म समूह सत्य नहीं है? यह देखना है। शिव कुमार संतूर वादन सही है, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादन ये भी सही है, बिस्मिल्लाह खां तबला वादन ये गलत है, ये सहनाई हो से है, बिस्मिल्लाह खां सहनाई। और बिरजू महाराज कथक नृत्य ये सही है। और हम लोग को चुनना था कौन सा युग्म समूह सत्य नहीं है, ये चुनना था। तो सी जो है बिस्मिल्लाह खां जो तबला वादन दिया हुआ है वो गलत है, बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादन। तो 93 का आंसर सी। और 94 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस कंज्यूमर डे कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च उपभोक्ता दिवस, 15 मार्च उपभोक्ता दिवस। तो 94 का सी। और 95 नंबर क्वेश्चन है, सिटी ऑफ रैट्स के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? मैक्सिको सिटी को सिटी ऑफ रैट्स कहते हैं। मैक्सिको सिटी, मैक्सिको देश भी और मैक्सिको सिटी। तो मैक्सिको सिटी को सिटी ऑफ रैट्स कहा जाता है। 95 का आंसर बी। और 96 नंबर क्वेश्चन है, इधर कुछ रोग है और उधर किसकी कमी से ये दिया हुआ है। तो रक्ताल्पता यानी रक्त की कमी, रक्त की अल्पता यानी रक्त का कम रहना, रक्त की कमी। तो रक्ताल्पता किसके कमी के कारण? तो लौह तत्व, आयरन की कमी के कारण, लौह तत्व की कमी के कारण एनीमिया, रक्ताल्पता। गलघोंटू रोग किसके कारण? आयोडीन की कमी के कारण, घेघा जिसको बोलते हैं, तो आयोडीन की कमी के कारण। रतौंधी किसके कमी के कारण? तो विटामिन ए की कमी के कारण। और बेरी बेरी रोग किसके कमी के कारण? तो विटामिन बी की कमी के कारण। तो ये अरेंज हो रहा है 2 3 4 1, यानी ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। और इस तरह से 96 का ऑप्शन बी बनता है। फिर 97 नंबर क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट है, उस पर हम लोग को बात करना है। पहला स्टेटमेंट है, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ। बीएसएफ एक पैरामिलिट्री फोर्स, और बीएसएफ की स्थापना 1965 में अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की चौकसी के लिए किया गया। तो यह सही स्टेटमेंट है कि बीएसएफ की स्थापना 1965 में। और बीएसएफ का मुख्यालय नई दिल्ली में, यह भी सही है। तो दोनों सही है। इसमें मुख्य रूप से याद करने की चीज जो बार बार पूछता है, बीएसएफ का स्थापना वर्ष कब, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का स्थापना वर्ष कब? तो 1965। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए 97 का जो आंसर होगा वो सी होगा। 1 और 2 दोनों सही है। कौन सही है ये चुनना था, तो 1 और 2 दोनों सही है, इसलिए आंसर सी होगा। और 98 नंबर क्वेश्चन में इधर जैन धर्म के कुछ 4 तीर्थंकरों का नाम है और उनसे संबंधित सिंबल प्रतीक चिन्ह है, लेकिन हम लोग को इसमें से चुनना है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह सांड है, एकदम सही है। अरिष्ट नेमी, जिनको नेमीनाथ भी कहा जाता है, जो 22वें तीर्थंकर थे, अरिष्ट नेमी का प्रतीक चिन्ह घोड़ा, जो गलत है। अरिष्ट नेमी का प्रतीक चिन्ह घोड़ा नहीं है, वो गलत है। उनका प्रतीक चिन्ह जो है शंख है, और यही आंसर होगा। और पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे, उनका प्रतीक चिन्ह सर्प सही है। महावीर का प्रतीक चिन्ह सिंह सही है, लायन सही है। तो ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह सांड, अरिष्ट नेमी या नेमीनाथ का प्रतीक चिन्ह शंख, पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प और महावीर का प्रतीक चिन्ह सिंह।
इसमें अरिस्टनेमी के सामने घोड़ा लिखा हुआ था जो सुमेलित नहीं है, और हम लोग को चुनना था कि कौन सुमेलित नहीं है, तो यही आंसर होगा। आंसर हुआ बी, 98 का बी। अब 99 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहां? तो राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय, कॉमनवेल्थ का मुख्यालय, राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहां? लंदन। और फिर 100 नंबर क्वेश्चन है, पोस्ट शब्द, पोस्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो पोस्ट शब्द गोल्फ खेल से का शब्द है। पोस्ट शब्द किस खेल का शब्द है? तो गोल्फ का। तो ये गोल्फ डी में है, तो 100वां क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर डी होगा, गोल्फ। क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर डी, गोल्फ। और इस तरह से सेट नंबर 10वें सेट के जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस किया। थैंक यू। फिर अगले टेस्ट के साथ, थैंक यू अगेन।